हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, पर्ट एंड सीपीएम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि पिछली बार आईईएस में लगभग इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो पेपर आने वाला है यूपी पीएससी, उसके सिलेबस में भी ये सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इससे आपको एक ये फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, पर्ट प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रैशिंग क्या होती है, रिसोर्स एलोकेशन, अपडेटिंग क्या होती है, एओएन डायग्राम, एक्टिविटी ओवर नोड डायग्राम एक होता है, एक्टिविटी ओवर एरो डायग्राम, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड लास्ट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकिंग टू प्रोवाइड अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विसेज और रिजल्ट। देखिए, एक प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी गोल होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। मान लीजिए हम लोगों को कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक इसका कोई एंड पॉइंट होगा। यहाँ से ब्रिज बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे बन के खत्म हो जाएगा ब्रिज। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उससे हम लोगों को हमेशा एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है। यानी अगर हम लोगों को दो ब्रिज बनाने हैं तो दोनों ही अलग अलग बनेंगे, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज होगा इसके लिए कुछ अलग मटेरियल होगा और इसके लिए कुछ अलग होगा। सेम टू सेम हम लोगों को नहीं मिलेंगे। हर एक प्रोजेक्ट से हम लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट ही मिलता है। प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड रिजल्ट। जब हम लोग कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो रिजल्ट कहलाता है। स्पेस एंड रिसर्च जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। और जो सर्विसेज हो गई हैं उनमें जैसे फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, तो ये सर्विसेज हो गई हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंज्यूम रिसोर्सेज। तो एक जो प्रोजेक्ट होता है वो एक्टिविटीज से मिलके बना होता है, और जो एक्टिविटीज होती हैं वो रिसोर्स कंज्यूम करती हैं। तो रिसोर्स कौन कौन से हो गए हैं? रिसोर्स हो गए हैं मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, स्पेस एंड टाइम। तो ये रिसोर्स हो गए हैं। तो जो एक्टिविटीज होती हैं वो ये रिसोर्स यूज करती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के क्या उद्देश्य हैं? प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक जो प्रोजेक्ट है वो एक ऑप्टिमम टाइम में खत्म होना चाहिए। ऑप्टिमम टाइम का क्या मतलब है? वो प्रोजेक्ट ना ही बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए और ना ही बहुत लेट खत्म होना चाहिए। एक ऑप्टिमम टाइम में खत्म होना चाहिए। अगर जल्दी खत्म होगा, अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे तो इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा मैन पावर, ये सब कुछ लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी भी लगेगी। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर बहुत लेट खत्म करते हैं, डिले करते हैं प्रोजेक्ट, तो भी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मटेरियल है उसको रखने के लिए कुछ स्पेस हम लोगों ने रेंट पे लिया होगा। तो ऐसे उस स्पेस का भी हम लोगों को रेंट देना पड़ेगा, तो वो भी अकाउंट होगा। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ाते हैं तो साथ में प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो एक ऑप्टिमम टाइम में खत्म होना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट शुड फिनिश ऑन टाइम विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे फिनिश होना चाहिए और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, प्रोजेक्ट शुड यूज लोकली अवेलेबल मैन पावर एंड रिसोर्सेज एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। तो जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी मैन पावर लगनी है या रिसोर्सेज लगने हैं तो वो लोकली होना चाहिए। यानी अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है और हम लोग इस बिल्डिंग का जो सामान है बहुत दूर से मंगा रहे हैं, तो इस सामान के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाएगी, तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी लेबर है या रिसोर्सेज जो भी लगने हैं, सैंड, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पास के आसपास के क्षेत्रों से ही मंगा लेना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है? इसमें हम लोग जो भी नॉलेज है हमारे पास, जो भी स्किल्स हैं, टूल्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, तो वो सारी हम लोग लगा के
जो है प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं और जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग अचीव करते हैं। आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहले आती है प्लानिंग। तो ये जो प्लानिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे और करते चले जाएंगे वो काम, तो अंत में जाके वो काम सही समय पे पूरा नहीं होगा और डिले हो जाएगा और साथ में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है प्लानिंग मीन्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टास्क एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्लानिंग में क्या करते हैं, जो भी अगर हम लोगों को ये बिल्डिंग बनानी है तो इसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे जिससे कि ये जो बिल्डिंग है टाइम से बन के तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हम लोगों को करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है इन प्लानिंग फेज अ प्लान इज मेड अलोंग विद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो प्लानिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग सिंपल एक्टिविटीज़ में हम लोग उसको ब्रेक कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम लोग उसको सब डिवाइड कर लेते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उसको समझने में आसानी हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट लोगों को उनके अकॉर्डिंग उनको काम दे देते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम के लिए होती है। WBS identify groups of activities required to achieve project goal. OBS helps to fix the role and responsibilities of project team. तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को लेके। अगले पॉइंट की बात करते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल द एक्टिविटीज। तो शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होनी है उनका ऑर्डर फिक्स करते हैं, किस क्रम में वो एक्टिविटीज होनी है। मान लीजिए हम लोगों को पाइपलाइन बिछाना है, तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी खोदेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसमें पाइप बिछाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से फिलिंग करेंगे। तो ये किस क्रम में होना है, तो ये पहले मिट्टी खोदेंगे, फिर उसके बाद पाइप बिछाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर से उसकी फिलिंग कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, शेड्यूलिंग में हम लोग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज करते हैं और रिसोर्सेज, हर एक एक्टिविटी के लिए क्या रिसोर्स लगने हैं वो भी एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, रिसोर्सेज आर मैन पावर, मटेरियल, मनी, मशीन, स्पेस एंड टाइम। तो ऐसे आप याद रखिए, ये हो गए हैं 4M: मैन पावर, मटेरियल, मनी एंड मशीन। अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग इज कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। तो मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। ओके। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने मॉनिटरिंग के समय इकट्ठा की है उसको हम लोग यूज करते हैं और जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम लोग प्लान परफॉर्मेंस से मैच कराते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी, इस रास्ते से जाना है, लेकिन एक्चुअल ये डेविएशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कंट्रोल करके इस रास्ते पे लाते हैं प्रोजेक्ट को। जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लान किया था, तो जितना डेविएशन होता है कंट्रोलिंग के जरिए उस डेविएशन को हम लोग खत्म करते हैं। अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड टू ऑब्जर्व प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन such that potential problem can be identified in a timely manner and corrective actions can be taken if necessary। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और अगर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़े तो वो भी हम लोग लेते हैं। और ये सब चीज़ें अगर समय रहते हो जाएं तो आगे चल के हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी उस प्रोजेक्ट में। अगले पॉइंट की बात करते हैं मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाई डेविएशन एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेविएशन। तो मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, जो भी प्लान परफॉर्मेंस से यहाँ वहाँ डेविएशन हो रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। जो भी पर्सन होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको उससे अवगत कराते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से यहाँ डेविएट हो रहा है, तो आप इस पे आगे विचार कीजिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू टेक
करेक्टिव एक्शंस एंड टू रीरेल द प्रोजेक्ट विद ऑप्टिमम टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट इस लाइन पे चलना चाहिए लेकिन इसका डेविएशन हो रहा है, तो कंट्रोलिंग में कुछ एक्शंस लेते हैं जिससे कि ये जो डेविएशन हो रहा है इसको हम लोग खत्म कर सकें विद ऑप्टिमम टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ओवररन यानी इस प्लान परफॉर्मेंस पे लाने के लिए जो भी डेविएशन हो रहा है उसको प्लान परफॉर्मेंस पे लाने के लिए जो भी कॉस्ट लगे वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा ना हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन। जितनी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बार चार्ट क्या होता है, लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है और माइलस्टोन बार चार्ट क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।